नमस्कार बच्चों, हमारा अगला टॉपिक इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम पहले इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कितना पावरफुल है, इसका हमें यूज़ कैसे पड़ा। और उसके बाद पहले अगर हम ये जान लें कि ये क्या क्या काम कर सकता है, उसके बाद हम कुछ टूल्स या बेसिक फार्मूले उसके बाद हम जनरेट करेंगे। जब तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की खोज नहीं हुई थी तब तक हर कोई ये जानने में बेताब था कि किसी करके किसी भी पॉइंट पर, इसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया डिफरेंशिएशन, जब सर्च हो गया, डिफरेंशिएशन के टूल्स बेसिक और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दिए गए, तब आप करके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा दिक्कत हमारे सामने ये आ रहा था कि सपोज ये ऐसे करके, सपोज पान का पत्ता, सभी जानते हैं पान, पोस्ट टेढ़ा बना दिया। अब इस पान के पत्ते का एरिया क्या है? आपके ज्योमेट्रिकल ना कोई ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना कुछ है, ना कुछ है, मतलब कि इस पान के पत्ते का एरिया कैसे निकालें। तो इस चीजों की हमें जरूरत पड़ी कि क्यों ना हम सबसे पहले ये फाइंड करें कि कोई कर्व है, उस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एक्स की वैल्यू x1 से लेके, दिस इज लाइन x1 and this line is x equal to x2. X equal to k, this is the equation of line parallel to y axis. तो कर्व के अंडर में कर्व और एक्सिस के बीच में कितना एरिया है, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक आइडिया जनरेट करना था। इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसकी हमें जरूरत थी कि ये एरिया कैसे फाइंड हो। इस एरिया को फाइंड करने के लिए एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? सपोज हमारे पास ये कोई कर्व है, हमें x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच और कर्व, इस एरिया को फाइंड करना है। तो आइडिया ये आया कि हम इसको एक रेक्टेंगल सपोज कर लेते हैं, हम इसको एक रेक्टेंगल सपोज कर लेते हैं। और सीधी सी बात है, ये रेक्टेंगल तो नहीं है, बट अगर इस रेक्टेंगल को उसका एज ये लिया जाए, हाइट ये लिया जाए, इस रेक्टेंगल का ये, तो ये एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। ये एरिया जो आपका होगा, दिस एरिया विल बी लेंथ यहां से यहां तक b माइनस ए इंटू ए। ये इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एग्जैक्ट एरिया वो तो नहीं है, बट उसके अप्रॉक्स है। बहुत सारा एरिया हमारा यहां पे खराब चला गया, ये एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, ये एरर के रूप में आएगा। हम केवल इतना ही एरिया कैलकुलेट कर पाए हैं, इस रेक्टेंगल के बीच का एरिया, इतना एरिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस आइडिया से। इस आइडिया को थोड़ा सा और इलैबोरेट किया, इस आइडिया को थोड़ा सा और बढ़ाया गया और बोला गया कि क्यों ना हम जो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, ये जो एरिया है, इसको एक नहीं दो रेक्टेंगल में हम डिवाइड कर दें। दिस इज ए, दिस इज बी, और दोनों की वेड्थ हम इक्वल रखें।
इसकी हाइट, सॉरी, देयर विल बी एफ ए, ये हाइट एफ ए होगी, दिस हाइट विल बी एफ ए बिकॉज y इक्वल टू एफ एक्स यहां पे फंक्शन है। तो x कोऑर्डिनेट जब यहां पर पुट करोगे तो y इक्वल टू ये, दिस विल बी एफ ए। तो जब दो रेक्टेंगल हम डिवाइड करेंगे तो ये हाइट आपका एफ ए और सपोज इसकी विड्थ है W, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो यहां तक हो जाएगा a प्लस डब्ल्यू, तो इसकी हाइट हो जाएगी एफ ए प्लस डब्ल्यू। ऐसा करने से हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया जो सम होगा वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जितना एरिया कवर्ड है, एक्चुअल में तो वो एरिया नहीं होगा क्योंकि ये एरिया अब भी लेफ्ट आउट हो रहा है, ये एरिया अब भी छूट जा रहा है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। बट अब इस आइडिया से जो एरिया आया है हमारे पास, ये विड्थ W, इस रेक्टेंगल का एरिया विड्थ इंटू लेंथ हो गई, यहां से यहां तक कितनी लेंथ हो गई, ये विड्थ W हो गया और इसकी हाइट हो गई एफ ए प्लस विड्थ अब भी W इंटू एफ ए प्लस W। अब हमने इसको दो रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिया। ये एरिया है अप्रॉक्स एरिया होगा, एक्चुअल एरिया नहीं होगा क्योंकि ये पोर्शन एरर के फॉर्म में अब भी छूट रहा है हमारे पास। ये एरिया, इस आइडिया को और आगे बढ़ाया और इस आइडिया को आगे बढ़ा के हमने इस एरिया को 7 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। 7 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। पहला रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल, फिफ्थ रेक्टेंगल और सिक्स्थ रेक्टेंगल और ये आपका 7th रेक्टेंगल। उसी एरिया को हमने 7th रेक्टेंगल में जब हमने डिवाइड किया तो अब की बात जो लेफ्ट आउट एरिया आ रहा है वो ये है, ये है, ये है, ये ए है, ये है, ये है और ये है। अगर आप ध्यान दें कि रेक्टेंगल एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया था जब हमने सिंगल रेक्टेंगल में कंसीडर किया था और दोनों साइड्स में जो कम हाइट थी उसको हाइट ऑफ रेक्टेंगल सपोज किया था, तो एक्चुअल एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस कहीं ज्यादा था। जो हमने कैलकुलेटेड एरिया किया था उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा एरिया था क्योंकि बहुत सारा एरिया हमारा यहां पे छूट जा रहा था। जब हमने 2 रेक्टेंगल में डिवाइड किया तो पहले की अपेक्षा एरर कम था। जब हमने इसको 7 रेक्टेंगल में डिवाइड किया तो केवल एरर और कम हो गया। अब हम रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट से एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस के ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं पहले की अपेक्षा। सभी रेक्टेंगल का विड्थ W है। पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया W इंटू हाइट, यहां पे A है एफ ए, ये हाइट एफ ए होगी, दिस इज एफ ए। चूंकि W विड्थ है तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा A प्लस डब्ल्यू, तो सेकंड वाले का रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा W इंटू एफ ए प्लस डब्ल्यू। थर्ड वाले का हो जाएगा W इंटू एफ, हाइट हो जाएगी A प्लस 2W। फोर्थ वाले का एरिया हो जाएगा आपका W इंटू एफ
ए प्लस 3w, ये फिफ्थ वाले का रेक्टेंगल का विड्थ w और हाइट एफ ए प्लस 4w, सिक्स वाले का एरिया w इंटू उसकी हाइट a प्लस 5w, w इज द विड्थ, प्लस लास्ट सेवेंथ वाले का एरिया w इंटू एफ ए प्लस 6w. दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फिफ्थ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सिक्स्थ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेवंथ रेक्टेंगल. ऑल द सेवंथ रेक्टेंगल, मतलब जो एरिया था बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, उसको सेवंथ इक्वल विड्थ वाले एरिया में आपने डिवाइड कर दिया. डब्ल्यू विड्थ हमने सपोज किया है. डिवाइड करने के बाद इस पैटर्न पे जब हमने एरिया कैलकुलेट किया तो ये पहले की अपेक्षा जो एक्चुअल एरिया था उसके नियर बाई में ज्यादा है, ज्यादा बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू है, ज्यादा ही अच्छा प्रिसाइज वैल्यू है पहले के अपेक्षा. लेकिन हमें और भी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू फाइंड करना है. और इससे हमें एक आइडिया ये लग गया कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जितने ज्यादा होंगे हमें उतना ही एक्चुअल एरिया के हम उतने ज्यादा नजदीक पहुंचते जाएंगे. तो अगर आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को 1000 आप कर देते हैं, 7 की बजाय 1000 कर देते हैं, तो एक्चुअल एरिया के और नजदीक पहुंच जाएंगे. अगर हम 10,000 कर देंगे तो एक्चुअल एरिया के और नजदीक पहुंच जाएंगे. ऐसे ही हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल आप बढ़ाते जाइए और एक्चुअल एरिया के आप नजदीक पहुंच जाएंगे. ऐसे ही अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट कर दिए जाए, इनफाइनाइट मतलब बहुत 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 ज्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू बढ़ा दी जाए, बहुत फाइन विड्थ वाले, बहुत ही कम विड्थ वाले, उस समय विड्थ लगभग 0 के बराबर होगा, बहुत ही कम विड्थ वाले रेक्टेंगल में अगर इसको ब्रेक करके हम एरिया कैलकुलेट करें तो वो सबसे बेस्ट एरिया होगा जो कि एक्चुअल एरिया के सबसे नियरेस्ट होगा. और हम उसको एक्चुअल एरिया नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हम उसको एज ए एक्चुअल एरिया कंसीडर कर सकते हैं उस पैटर्न पे, इस मेथड से फाइंड करते हुए. एक आइडिया तो हमें ये मिल गया कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा एरिया आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा के. अब हमने क्या किया कि जो एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस था, इसको हमने जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल थे हमने डिवाइड ब्रेक कर दिया. नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 7 के बजाय 1000 बजाय हमने n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया. जब हमने 7 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था तो आपने देखा था कि पहले रेक्टेंगल की हाइट एफ ए, दूसरे रेक्टेंगल की हाइट एफ ए प्लस डब्ल्यू, तीसरे वाले की एफ ए प्लस 2w, चौथे वाले की ए प्लस 3w, पांचवें वाले की एफ ए प्लस 4w, छठे वाले की एफ ए प्लस 5w. तो जो इसमें से पहला वाला होगा उसकी हाइट होगी एफ ए, जो सेकंड वाला होगा उसकी हाइट होगी एफ ए प्लस डब्ल्यू, विड्थ w है. थर्ड वाले की एफ ए प्लस 2w. ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहा. जो हमारे पास rth रेक्टेंगल होगा, rth रेक्टेंगल, दिस rth रेक्टेंगल, तो हाइट ऑफ rth रेक्टेंगल क्या होगा? एफ ए प्लस आर माइनस 1 डब्ल्यू. ध्यान दीजिए, पहले वाले का ए, दूसरे वाले का ए प्लस डब्ल्यू, तीसरे वाले का ए प्लस 2w, तीसरे वाले का ए प्लस 2w. तो rth रेक्टेंगल का हाइट ए प्लस आर माइनस 1 डब्ल्यू इसका हाइट हो गया. इसका एरिया हो गया एरिया ऑफ rth रेक्टेंगल इक्वल टू
विड्थ इंटू हाइट, एफ ए प्लस आर माइनस 1 डब्ल्यू। हेयर W की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टोटल विड्थ है ए से लेके बी के बीच में, बी माइनस ए को हमने एन रेक्टेंगल में ब्रेक किया, तो इसलिए W इजिकल टू बी माइनस ए अपॉन एन आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ आरएथ रेक्टेंगल आपका ये हो गया। नाउ टोटल एरिया सपोज इस आरएथ रेक्टेंगल के एरिया को आपने सपोज किया ए आर, आरएथ रेक्टेंगल एरिया को आपने सपोज किया ए आर, तो टोटल एरिया मतलब ऑल द एन जो आपके पास रेक्टेंगल्स हैं, ऑल द एन रेक्टेंगल्स का सम करेंगे आप। तो सपोज ए एन इज द sum of the all n rectangles are equal to 1 to n, and AR is the area of rth rectangle. अगर आप इसे एलोबरेट करेंगे तो दिस विल बी, ये जो समेशन की फॉर्म में सिग्मा फ्रॉम r टू n AR लिखा है, इसका मतलब है एक्सटेंडेड फॉर्म में A1 प्लस A2 पहले रेक्टेंगल का एरिया, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया, डॉट 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 आरएथ रेक्टेंगल का एरिया प्लस डॉट 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 लास्ट रेक्टेंगल एनएथ रेक्टेंगल का एरिया। ये हुआ इसका मतलब। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बी, जो टोटल एरिया है अंडर कर्व या एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे आरएथ का, ए आर आरएथ रेक्टेंगल का एरिया, दिस विल बी W इंटू एफ ए प्लस आर माइनस 1 W। तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एक्चुअल एरिया है, उसके आइडिया को हम तो समझ गए कि इसको n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लो, और जितने नंबर ऑफ ज्यादा रेक्टेंगल्स रखोगे उतना आपका लेफ्ट आउट एरिया जो एरर पार्ट है वो कम से कम आएगा। अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इनफाइनाइट कर दें तो एरर पार्ट लगभग 0 आ जाएगा, जो एरर होगा वो 0 के नजदीक पहुंच जाएगा। उस समय हम इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पूरे एक्चुअल एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस एक्चुअल एरिया ए इक्वल टू व्हेन नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज इनफाइनाइट, width into height। तो एक्चुअल एरिया इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट कर दीजिए, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, विड्थ इंटू हाइट। तो हम यहां पे हाइट ऑफ आरएथ रेक्टेंगल HR लिख दिया इंटू विड्थ, और विड्थ लगभग
टेंस टू 0 होगा. जैसे ही एज n टेंस टू इंफिनिटी देन width tends to 0. Here height of r rectangle is f a plus r minus 1 w. इसी को जो दूसरा नोटेशन हमारे पास है, इसी को हम नोटेशनल फॉर्म में हम लिखते हैं इस एरिया को दिस a to b fx dx. इस पूरे इंटीग्रेशन, इस पूरे प्रोसेस को जो सम फाइंड करने का प्रोसेस है, दैट इज इंटीग्रेशन. द प्रोसेस इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या है? इस प्रोसेस का नाम है. एरिया फाइंड करने का जो प्रोसेस था दैट इज इंटीग्रेशन. इसमें हमने क्या किया? हमने एरिया को इंटीग्रेट किया, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स के एरिया को इंटीग्रेट किया, मतलब सम किया. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं एरियाज को, तो एक्चुअल में दैट इज सम. ये जो सम का साइन है उसी को एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोगों ने ये s, ये जो s है, इसी को स्ट्रेच करके लिख दिया इस तरीके से. दिस इज द साइन ऑफ सम. साइन ऑफ सम. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये साइन यूज करते हैं सम के लिए. और जब हम कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में पहुंच जाते हैं, कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स का मतलब है, प्योर मैथमेटिक्स का मतलब है कि जब आपका एरर स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो और आप छोटे छोटे नंबर्स को भी कंसीडर कर रहे हो, चल रहे हैं, तो अब कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स आपका हो गया, जो है कंटिन्यूटी की बात हो जाती है वहां पे. और ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. ये साइन उस समय सम का आएगा आपके लिए. fx, this is the height of the rth rectangle and w is the width of the each rectangle, जो कि बहुत कम होगा, उसके लिए dx यूज किया है. उसी को हम लोग यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म में एलिब्रेट कर रहे हैं कि दिस सिंबल जो स्ट्रेच फॉर्म में s का स्ट्रेच फॉर्म है, दिस स्टैंड फॉर समेशन. a टू b हमें यह बताने के लिए है कि हमें एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है. उस समय x कहां से कहां तक वेरी करेगा, उस समय a से b तक वेरी करेगा x की वैल्यू. fx बता रहा है कि जो rth रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए fx यूज हो रहा है. और dx जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल से इनफाइनाइट कर दोगे तो जो w होगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा. उस समय जो विड्थ सपोज की जाएगी दैट विल बी dx. और dx इज वेरी infinitely small quantity. dx is very infinitely small quantity. I think इंटीग्रेशन का यूज आइडिया कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का आइडिया क्या है, इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड कर रहे हैं. एक क्वेश्चंस इसी पे अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं. क्वेश्चन है कि ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे कर्व दिया हुआ है वहां पर एक्स स्क्वायर. हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम व्हेन x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक. हमें
ये एरिया फाइंड करना है। देयर इज x इक्वल टू 0, देयर इज x इक्वल टू 3। हमें ये एरिया फाइंड करना है, हाईलाइट कर देते हैं, ये एरिया फाइंड करना है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए सीधी सी बात है, बहुत सारे इसको n रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया जाएगा। तो जो विड्थ होगा, विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल विल बी, टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस है 3, इसको n रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे तो विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल आएगा 3/n। द फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट होगी, जो कि यहां से शुरू हो रहा है, फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट f0 होगी, सेकेंड रेक्टेंगल की हाइट f0 प्लस w होगी, नेक्स्ट रेक्टेंगल की हाइट f0 प्लस 2w होगा, वहां a था, और rth रेक्टेंगल की हाइट f0 प्लस r माइनस 1 w होगा। ये आपका rth रेक्टेंगल की हाइट होगी। तो rth रेक्टेंगल की हाइट, जिसको कि हम HR भी बोलते हैं, rth रेक्टेंगल की हाइट, ये वैल्यू हमारे पास आएगा। दिस विल बी f r माइनस 1 w, और फंक्शन में चूंकि फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हम जब पुट करेंगे दिस विल बी r माइनस 1 w होल स्क्वायर, दिस विल बी r माइनस 1 स्क्वायर इंटू w का मतलब 3/n, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/n स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। या ये कहें HR इक्वल टू 3/n r माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑल द n रेक्टेंगल्स का सम n r माइनस 1 whole square. 3n is constant, that will be 9/n square outside में, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, तो सिग्मा के बाद केवल वही क्वांटिटी होती है जो वेरी करती है, तो r की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी, तो ये सिग्मा के बाद आने वाले नंबर वेरी करेंगे। तो ये लास्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब है n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, कुछ ऐसा ही था। तो यहां पे लिखा है r माइनस 1, n की जगह क्या लिखा हुआ है r माइनस 1, तो दिस विल बी इसका हम जब हम सम करेंगे तो चूंकि फाइनली यहां पे लिखा हुआ 1 to n, तो मतलब n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, जिसकी की स्टार्टिंग n से ना हो के स्टार्टिंग r माइनस 1 से होगी, तो दिस विल बी n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 6। नाइन अपॉन n स्क्वायर, दिस इज n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 2n माइनस 2, तो दिस विल बी 2n माइनस 1 अपॉन 6,
3 2 या 6, 3 3 या 9 इक्वल टू 3/2 n minus 1 n and 2n minus 1 upon n square. n आई थिंक एक n और आना चाहिए यहाँ पे। ये मिस्टेक यहाँ से हुई। nth रेक्टेंगल का एरिया जो है, ये जो rth रेक्टेंगल का एरिया जो हमें फाइंड करना था, विड्थ इनटू हाइट, विड्थ इनटू HR की वैल्यू ये पुट की हुई है। तो यहाँ पे विड्थ की वैल्यू 3/n, तो दिस विल बी 27/n3, दिस विल बी 27/n3, और ये बचेगा हमारे पास 9/2, दिस विल बी 9/2, और दिस विल बी n3, और कटेगा तो n² इक्वल टू 9/2 इंटू n-1 एंड 2n-1, तो ये n-1/n एक लिख दिया, और एक हमने लिख दिया 2n-1/n लिख दिया। तो दिस विल बी 9/2 इंटू 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n। तो दिस इज द total sum of n rectangles, total sum of the area of n rectangles if n tends to infinite। अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट कर दें तो हमारे पास एक्चुअल एरिया आ जाएगा। लिमिट एक्चुअल एरिया फाइंड करने के नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट कर दिया हमने, (9/2) 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n। n टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पुट किया, यहाँ भी पुट किया, 1/0 हो जाएगा, ये भी 1/0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास 9/2 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू 9 यूनिट स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास आ गया। हमने एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व हमने ये फाइंड कर लिया, और ये एरिया हमारे पास आया 9 यूनिट स्क्वायर। आप आगे जब फार्मूला जनरेट हो जाएगा तब आप चीज़ों को समझेंगे कि ये 9 यूनिट स्क्वायर सही आया या गलत आया। ठीक है, तो आई होप कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने एक टेक्निक जनरेट किया, एरिया अंडर कर्व। इसके फ़ायदे ये हो जाते हैं कि सपोज ये कोई नदी है कर्व की फॉर्म में, ये कोई दो रोड्स जा रही हैं, और यहां पे कोई लैंड खाली है। अब इस लैंड का एरिया कितना है, अब इस लैंड का एरिया कितना है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस लैंड के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई फार्मूला तो मालूम नहीं था, तो यही फार्मूला हमारे पास निकल के आया इंटीग्रेशन का यूज करके। अब हम ये किसी भी फॉर्म में हो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमने बोला कि एक पान का पत्ता है, उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाए, तो पान के पत्ते का शेप कुछ सपोज इस तरीके का होगा। तो पहले हम ये एरिया फाइंड कर लेंगे।
अगर सिमेट्रिक होगा उसको डबल कर देंगे, सिमेट्रिक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर नीचे वाला एरिया अलग से फाइंड कर लेंगे और फिर हम कैलकुलेशन पूरी करेंगे। आज के लिए इतना ही इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग के लिए। ओके।